हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज देखेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व या राजस्थान के कुछ महान व्यक्तियों की बात आज करते हैं। तो देखिए, जैसे संसार में प्रत्येक कालखंड में ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए कुछ किया है, समाज को नई राह दिखाई है। तो राजस्थान में प्राचीन जो मध्यकाल है उसमें लोक देवताओं, देवियों, महापुरुषों, वीर योद्धा थे। इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने क्या किया है, समाज को एक नई दिशा प्रदान की है। तो देखिए, आज बात करते हैं ऐतिहासिक व्यक्तित्व की। तो सबसे पहले लिख लीजिए आप ऐतिहासिक व्यक्तित्व राजस्थान के अशोक चक्र विजेता वीर सेनानी। तो सबसे पहले लिखेंगे दुर्गादास राठौड़। तो लिखिए दुर्गादास राठौड़। लगा लीजिए दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास राठौड़ के बारे में देखते हैं। लगा लीजिए हेडिंग दुर्गादास राठौड़। तो स्वामी भक्तवीर शिरोमणि दुर्गादास महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री और क्या थे, आसकर्ण के पुत्र थे। इनके जन्म की अगर बात करें तो 13 अगस्त 1638 को इनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ? मारवाड़ में हुआ। मारवाड़ में एक गांव है सालवा, वहां इनका जन्म हुआ। और जसवंत सिंह की सेना में भी रहे। तो महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी रानियों तथा खालसा होते हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी कौन, अजीत सिंह की रक्षा के लिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी कि 1707 में राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण करके इन्होंने संघर्ष भी बहुत किया। तो शहजादा अकबर और औरंगजेब के विरुद्ध सहायता भी दी। तो ये सारी बातें इसमें नोट करेंगे। तो देखिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। स्वामी भक्तवीर शिरोमणि। लिखिए स्वामी भक्त वीर शिरोमणि। स्वामी भक्त वीर शिरोमणि दुर्गादास। लिखिए दुर्गादास महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री। महाराजा लिखिए महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री एवं आसकर्ण के पुत्र थे। आसकर्ण के पुत्र थे। तो इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को। लिखिए इनका जन्म कब? 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ। लिखिए 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में। सालवा गांव में हुआ। सालवा गांव में हुआ। तो ये जसवंत सिंह की सेना में रहे। लिख लीजिए, ये जसवंत सिंह की सेना में रहे। ये जसवंत सिंह की सेना में रहे। तो देखिए, नोट कीजिए इतनी बात। स्वामी भक्तवीर शिरोमणि। स्वामी भक्तवीर शिरोमणि महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री और किसके पुत्र थे? आसकर्ण के पुत्र थे। तो इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ। और ये जसवंत सिंह की सेना में रहे। इम्पोर्टेंट बात देखेंगे बस। तो देखिए,
स्वामी भक्तवीर शिरोमणि दुर्गादास महाराज जसवंत सिंह के मंत्री वासकर्ण के पुत्र थे। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ और ये जसवंत सिंह की सेना में भी रहे। नोट कीजिए इतनी बात और आगे लिखिए, इन्हीं में लिखना है। तो लिखिए शहजादा अकबर को, लिख लीजिए शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी इन्होंने। शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी, तो लिख लीजिए औरंगजेब के विरुद्ध औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी। औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी तथा उसके पुत्र पुत्री कौन, बुलंद अख्तर और सफीसुत्तुन्निसा, उनको क्या किया, इस्लामोचित शिक्षा देकर मित्र धर्म निभाया और सहिष्णुता का परिचय दिया। किसने, वीर दुर्गादास राठौड़ ने। लिखिए शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी तथा उसके पुत्र पुत्री उसके पुत्र पुत्री कौन कौन है, बुलंद अख्तर, बुलंद अख्तर एवं बेटी का नाम लिख लीजिए सफियतुन्निसा, सफियतुन्निसा को इस्लामोचित शिक्षा देकर, इस्लामोचित शिक्षा देकर शिक्षा देकर मित्र धर्म निभाया, मित्र धर्म निभाया एवं सहिष्णुता का परिचय दिया। लिख लीजिए एवं सहिष्णुता का परिचय दिया, का परिचय दिया। तो देखिए शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी और उसके पुत्र पुत्री बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा, उनको इस्लामोचित शिक्षा देकर मित्र धर्म निभाया और सहिष्णुता का परिचय दिया। किसने दिया, वीर दुर्गादास राठौड़ ने। आगे देखिए, तो देखिए इसी में आगे देखिए, तो लिखिए अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर सकुटुंब मेवाड़ चले गए और अपने स्वावलंबी होने का परिचय दिया। लिख लीजिए अंत में महाराजा अजीत सिंह से अंत में महाराजा अजीत सिंह से क्या हुआ, अनबन हो गई थोड़ी, तो लिखिए अनबन होने पर मेवाड़ चले आए और अपने स्वावलंबी होने का परिचय दिया। तो लिखिए अनबन होने पर सकुटुंब मेवाड़ चले आए, सकुटुंब मेवाड़ चले आए।
मेवाड़ चले आए और अपने स्वावलंबी होने का परिचय दिया। लिख लीजिए। और अपने स्वावलंबी होने का परिचय दिया। तो देखिए दुर्गादास से राठौड़ पढ़ रहे हैं। तो अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर सकुटुम्ब मेवाड़ चले आए और अपने स्वावलंबी होने का परिचय दिया। तो दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 में हुई और उनकी वीरता और साहस के गुणगान में मारवाड़ में ये कहावत भी प्रचलित है, मायड ऐसा पूत जने जैसा हो दुर्गादास। तो ये बात लिखेंगे, पहले ये नोट कर लीजिए। जिसने कर लिया वो आगे लिखिए। लिखिए दुर्गादास की मृत्यु। आराम से लिखिए। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 में हुई। उज्जैन में 22 नवंबर 1718 में हुई। कब हुई? 22 नवंबर 1718 में हुई। तो उनकी वीरता एवं साहस के गुणगान में लिखिए। उनकी वीरता, उनकी वीरता एवं साहस के गुणगान में, साहस के गुणगान में एक उक्ति प्रचलित है, प्रचलित है। तो देखिए कौन सी उक्ति प्रचलित है? माइड ऐसा पूत जन जैसा दुर्गादास। लिख लीजिए कि बेटा किसके जैसा हो? दुर्गादास के जैसा लिखिए। मायड ऐसा पूत जन, मायड ऐसा पूत जैसा दुर्गादास लिखिए। तो देखिए दुर्गादास की मृत्यु लिखिए। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 में हुई और उनकी वीरता एवं साहस के गुणगान में एक उक्ति प्रचलित है कि मायड ऐसा पूत जनो जैसा दुर्गादास। तो ये हमारी दुर्गादास की बात कंप्लीट। आगे लिखिए। लिखिए निहालचंद। लगा लीजिए निहालचंद। निहालचंद। तो देखिए किशनगढ़ चित्र शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है? निहालचंद को ही जाता है। तो किशनगढ़ के शासक सामंत सिंह के दरबार में थे। इन्होंने क्या किया? सामंत सिंह और उनकी प्रेसी बनी ठनी को राधा कृष्णन के रूप में चित्रित किया है। बनी ठनी का चित्र जो है भारतीय क्या कहा जाता है? मोनालिसा कहा जाता है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए निहालचंद। लगाइए निहालचंद। तो निहालचंद के बारे में देखते हैं। लिखिए किशनगढ़ चित्र शैली, चित्रकला शैली को लिखिए। लिखिए किशनगढ़ चित्रकला शैली को
किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय, लिखिए चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय, पहुंचाने का श्रेय निहाल चंद को ही है। लिख लीजिए निहाल चंद को ही है। तो यह किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबार में था। लिखिए यह किशनगढ़ के शासक, किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबार में था। तो इसने सावंत सिंह और उसकी प्रेयसी बड़ी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया है। ये बात लिख लीजिए। लिखिए इसने सावंत सिंह, इसने सावंत सिंह एवं उसकी प्रेयसी बड़ी ठनी को, लिखिए एवं उसकी प्रेयसी बड़ी ठनी को, बड़ी ठनी को राधा कृष्णन के रूप में चित्रित किया। लिखिए राधा कृष्णन के रूप में चित्रित किया। रूप में चित्रित किया। तो देखिए बनी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। ये बात लिख लीजिए। बनी ठनी का चित्र बनी ठनी का चित्र लिखिए भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। तो देखिए निहाल चंद, क्या पढ़ रहे हैं? निहाल चंद। तो निहाल चंद के बारे में इतनी ही बातें नोट करनी है। तो देखिए किशनगढ़ चित्र शैली को चरमोत्कर्ष यानी कि ऊंचा पहुंचाने के लिए किसने प्रयास किए हैं? निहाल चंद ने प्रयास किए हैं। यानी कि उसे ऊपर उठाने का काम जो है, ऊपर पहुंचाने का काम, चरमोत्कर्ष पर लाने का काम किसने किया है? निहाल चंद ने किया है। और किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह थे। कौन थे किशनगढ़ के शासक? सावंत सिंह थे। तो इनके दरबार में थे ये निहाल चंद। और इसने सावंत सिंह एवं उसकी प्रेयसी बड़ी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया। तो एक बार इसकी रीडिंग लगा लीजिए। पढ़ रहे हैं निहाल चंद। तो किशनगढ़ चित्र शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय निहाल चंद को है। यह किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के दरबार में था। इसने सावंत सिंह एवं उसकी प्रेयसी बड़ी ठनी को राधा कृष्णन के रूप में चित्रित किया। बड़ी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। तो आगे देखिए दूसरा आड़ा, साड़ा देखते हैं। लगा लीजिए दो साड़ा, लगाइए। दूरसा
आड़ा। तो दुर्साड़ा के बारे में देखते हैं। तो अकबर के समकालीन दुर्साड़ा ने महाराणा प्रताप एवं रामचंद्र सेन के देश प्रेम की भावना का ये शोगान किया है। विरुद्ध क्षत्रिय यानी कि बहुत प्रसिद्ध है। किस्तर बावनी वीरहम देव सोलंकी रघुए सारी क्या है इनकी रचनाएं हैं। तो लिख लीजिए अकबर के समकालीन दुर्साड़ा ने। लिखिए अकबर के समकालीन दुर्साड़ा ने दुर्साड़ा ने महाराणा प्रताप एवं चंद्रसेन महाराणा प्रताप एवं रावचंद्रसेन प्रताप एवं रावचंद्रसेन रावचंद्रसेन के देश प्रेम की भावना का ये शोगान किया है। कि देश प्रेम की भावना की भावना का ये शोगान किया है। यह शोगान किया है। तो देखिए इनकी प्रसिद्ध रचनाएं और देख लेते हैं। लिख लीजिए रचनाएं। से पहले लिखिए विरोधे क्षत्रिय विरोधे क्षत्रिय। तो ये सर्वाधिक प्रसिद्ध यही है। लिख लीजिए ब्रैकेट में सर्वाधिक प्रसिद्ध सर्वाधिक प्रसिद्ध। तो किस्तार बावनी लिखिए किस्तार बावनी। वीरमदेव सोलंकी रा दूहा लिखिए वीरमदेव सोलंकी रा दूहा। सोलंकी रा दूहा। वीरमदेव सोलंकी रा दूहा ये सारी क्या है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो देखिए दुर्साड़ा तो अकबर के समकालीन दुर्साड़ा ने महाराणा प्रताप एवं रामचंद्र सेन के देश प्रेम की भावना का ये शोगान किया। किन किन की भावनाओं का? महाराणा प्रताप और मारवाड़ का बुल्ला मिश्रा नायक रामचंद्र सेन के देश प्रेम की भावना का यह शोगान क्या है। ये है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। तो विरुद्ध क्षत्रिय तो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। किस्तर बावनी वीरेंद्र देव सोलंकी रा दूहा। तो ये सारी क्या है ये है इनकी रचनाएं। आगे लिखिए दयाल दास लिखिए दयाल दास लिखिए दयाल दास। दयालदास तो बीकानेर राठौड़ों विख्यात के रचनाकार दयालदास का जन्म कब हुआ? 1798 ईस्वी में बीकानेर की कुड़िया गांव में हुआ। लिखिए सबसे पहले जन्म लिख लीजिए। जन्म लिखिए 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुड़िया नामक गांव में। 1798 ईस्वी में 1798
98 ईस्वी में बीकानेर के कुड़िया गांव में, लिख लीजिए, बीकानेर के कुड़िया गांव में। बीकानेर के कुड़िया गांव में तो इनकी रचना है बीकानेर राठौड़ोरी ख्यात रचना, लिख लीजिए। देखिए रचना, तो रचना है बीकानेर राठौड़ोरी ख्यात, लिखिए बीकानेर राठौड़ोरी ख्यात। बीकानेर राठौड़ोरी ख्यात। तो जन्म 1798 ईस्वी बीकानेर के कुड़िया गांव में और इनकी रचना है बीकानेर राठौड़ोरी ख्यात। तो दयालदास ख्यात की जो हस्तलिखित प्रति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह जो थे उनके राज्यरोहण कब था 1851 ईस्वी तक का इतिहास लिखा गया है। तो जो दयालदास ख्यात है तो बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने, मुगलों मराठों राठौड़ों का संबंध जानने, फरमान निशान राजधानी के लिए व्यवस्था को समझने के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आप पहले इतना लिखिए दयालदास में लिखिए जन्म 1798 ईस्वी बीकानेर के कुड़िया गांव में। कहाँ? बीकानेर के कुड़िया गांव में। और रचना है बीकानेर राठौड़ोरी ख्यात। रचना का नाम है बीकानेर राठौड़ोरी ख्यात और जन्म है 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुड़िया गांव में। कौन से गांव में? बीकानेर के कुड़िया गांव में। आगे देखिए, तो देखिए आगे लिख लीजिए दयालदास ख्यात की हस्तलिखित प्रति में, हस्तलिखित हाथ से लिखा हुआ होता है, लिखिए दयालदास लिखिए दयालदास ख्यात के रचनाकार, या फिर ये लिख लीजिए दयालदास ख्यात की हस्तलिखित, लिखिए हस्तलिखित प्रति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर सरदार सिंह के राज्यारोहण, लिखिए सरदार सिंह के राज्यारोहण सरदार सिंह के राज्यारोहण 1851 ईस्वी तक का इतिहास लिखा गया है, लिखिए 1851 ईस्वी तक का इतिहास लिखा गया है, तक का इतिहास लिखा गया है। तो देखिए दयालदास ख्यात, तो दयालदास ख्यात की हस्तलिखित प्रति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर सरदार सिंह के राज्यारोहण 1851 ईस्वी तक का इतिहास लिखा गया है। कब तक का? तो दयालदास ख्यात की हस्तलिखित प्रति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर सरदार सिंह के राज्यारोहण 1851 ईस्वी तक का इतिहास लिखा गया है। आगे देखिए, एक बात और नोट कीजिए इसमें, तो लिखिए यह ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण, लिख लीजिए पूरी बात, लिखिए यह ख्यात
बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण। बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण। विस्तृत विवरण जानने एवं मुगल मराठों के राठौड़ों के संबंध जानने। मुगल मराठों के राठौड़ों के संबंध जानने। राठौड़ों के संबंध जानने। फरमान निशान आदि के राजस्थानी में अनुवाद लिखे। फरमान निशान आदि के राजस्थानी में अनुवाद लिखे। आदि के राजस्थानी में अनुवाद। राजस्थानी में अनुवाद तथा लिख लीजिए। एक बात और, बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। लिखिए बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जन्म दयालदास का जन्म। तो यह ख्यात बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने एवं मुगल मराठों और राठौड़ों के संबंध जानने। फरमान निशान आदि के राजस्थानी में अनुवाद तथा बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। किसकी बात हो रही है? ख्यात की बात हो रही है। तो एक तो बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण, उसको जानने के लिए, और मुगल मराठों के राठौड़ों के संबंध जानने। प्रमाण निशान आदि के राजस्थानी में अनुवाद तथा बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आगे लिखिए कविराज श्यामल दास। लिखेंगे कविराज श्यामल दास। लिखिए कविराज श्यामल दास। तो मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और उनके पुत्र महाराजा सज्जन सिंह के दरबारी कविराज श्यामल दास का जन्म 1836 के ईस्वी के धोकलिया भीलवाड़ा में हुआ। पूरी लाइन में सारी बात आ जाएगी, यही लिख लीजिए। लिखिए मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह। लिखिए मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह। तो मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह एवं उनके पुत्र महाराजा सज्जन सिंह। लिखिए महाराजा सज्जन सिंह के दरबारी कवि। सज्जन सिंह के
दरबारी कवि, दरबारी कवि कविराज श्यामलदास का जन्म, कविराज श्यामलदास का जन्म, हाँ, जन्म 1836 ईस्वी के धुकलिया भीलवाड़ा में हुआ। लिखिए 1836 ईस्वी में धोकलिया में हुआ। लिखिए धोकलिया, भीलवाड़ा लिख लीजिए, धोकलिया भीलवाड़ा में हुआ। तो देखिए मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह एवं उनके पुत्र महाराजा सज्जन सिंह के दरबारी कवि कौन? कविराज श्यामलदास। तो इनका जन्म 1836 में धुकलिया भीलवाड़ा में हुआ। देखिए मेवाड़ के महाराणा, लिख लीजिए बात, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह एवं उनके पुत्र महाराजा सज्जन सिंह के दरबारी कवि कविराज श्यामलदास का जन्म 1836 ईस्वी में धोकलिया भीलवाड़ा में हुआ। तो आगे लिखिए, अपनी बात नोट कर ली। तो आगे देखिए, लिखिए मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। तो इसमें यह संकलित है। और बात की जाए तो ब्रिटिश भारत सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि और महाराणा मेवाड़ को, महाराणा मेवाड़ ने इनको क्या कभी राजा की उपाधि से भी नवाजा है या विभूषित किया है। तो ये बात लिखेंगे। लिखिए पहले मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह, इन्हीं में लिखना है। लिखिए कविराज श्यामलदास में लिखे मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह, मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश, शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया। लेकिन इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया। इतिहास लिखना शुरू किया, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। लिखिए जो वीर विनोद, जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है। तो आगे लिखिए ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको किसकी उपाधि दी है? केसर ए हिंद की उपाधि। तो नोट कर लीजिए। लिखिए ब्रिटिश भारत सरकार ने, लिखिए ब्रिटिश भारत सरकार ने इन्हें किसकी उपाधि दी? तो इनको उपाधि दी है केसर ए हिंद की उपाधि से। लिख लीजिए केसर ए
हिंद की उपाधि से तथा महाराणा मेवाड़ ने इनको लिखे, तथा मेवाड़ ने लिख लीजिए इनको किसकी उपाधि दी, कवि राजा की उपाधि दी। तो देखिए कविराज श्यामल दास पढ़ रहे हैं, तो मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर, किसके आदेश पर, मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर इन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना स्टार्ट कर दिया। जो वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित है, किसमें है, वीर विनोद में किसकी रचना है, कवि श्यामल दास। तो ब्रिटिश भारत सरकार ने इन्हें केसरी हिंद की उपाधि से नवाजा और मेवाड़ ने इनको किससे नवाजा, कवि राजा की उपाधि से नवाजा है। आगे लिखिए गौरी शंकर हीराचंद ओझा, लिखिए गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो देखिए राजस्थान के इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म की अगर बात करें तो 1863 में रोहिड़ा सिरोही में हुआ। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान था इनको, तो अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्हें भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना भी की, और अंग्रेजों ने इन्हें महाउपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि प्रदान की। तो आप लिख लीजिए गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो बात करते हैं अभी गौरी शंकर हीराचंद ओझा के बारे में। तो लिखिए राजस्थान के इतिहासकार, लिखिए राजस्थान के इतिहासकार, राजस्थान के इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता गौरी शंकर हीराचंद ओझा। लिखिए एवं पुरातत्ववेत्ता गौरी शंकर हीराचंद ओझा। हीराचंद ओझा का जन्म, हीराचंद ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में और रोहिड़ा सिरोही में हुआ। लिख लीजिए रोहिड़ा सिरोही में हुआ, रोहिड़ा सिरोही में हुआ। तो प्राचीन लिपि का इनको अच्छा ज्ञान था। तो लिख लीजिए प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे लिखेंगे। तो लिखिए राजस्थान के इतिहासकार, हीराचंद ओझा की बात हो रही है, तो लिखिए राजस्थान के इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 ईस्वी में रोहिड़ा सिरोही में हुआ। कहाँ हुआ, 1863 ईस्वी में रोहिड़ा सिरोही में हुआ। आगे लिखिए, इन्हीं के बारे में लिखना है। तो लिखिए प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण, लिखिए प्राचीन लिपि का प्राचीन लिपि का
अच्छा ज्ञान होने के कारण, लिखिए अच्छा ज्ञान होने के कारण, अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन, लिखी इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला, लिखिए भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ, लिपि माला नामक ग्रंथ की रचना की, ग्रंथ की रचना की और अंग्रेजों ने इन्हें महाउपाध्याय, लिख लीजिए उपाधि, लिखिए अंग्रेजों ने इन्हें महाउपाध्याय, महामहोपाध्याय एवं राय बहादुर की उपाधि प्रदान की, एवं राय बहादुर की उपाधि प्रदान की। तो देखिए प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण, किनका था प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की और अंग्रेजों ने इन्हें महाउपाध्याय एवं राव बहादुर की उपाधि प्रदान की। आगे लिखिए विजयदान देथा। विजयदान देथा के बारे में देखते हैं, तो लगा लीजिए हेडिंग विजयदान देथा। तो देखिए विजयदान देथा तो 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा कहाँ है? जोधपुर में जन्मे विजयदान देथा का जन्म हुआ। और कुछ प्रसिद्ध कृतियां भी हैं इनकी, वो लिखेंगे। तो लिखिए जन्म, सबसे पहले इनका जन्म देखते हैं। तो लिख लीजिए 1 सितंबर 1926 को, 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर, लिख लीजिए स्थान है बोरुंदा और जिला जोधपुर। तो जन्म है 1 सितंबर 1926, 1 सितंबर 1926 बोरुंदा जोधपुर। तो इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं वो भी लिख लीजिए, प्रसिद्ध कृतियां लिख लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए प्रसिद्ध कृतियों में। तो लिखिए बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी लोक कथा 1960, लिखिए 1960। बापू के 3 हत्यारे, लिखिए बापू के 3 हत्यारे। बापू के 3 हत्यारे, ये आलोचनात्मक यानी आलोचना की गई। तो लिखिए आलोचना 1948, आलोचना 1948। तो चौधरायन की चतुराई, लिखिए चौधरायन की चतुराई।
चौधरायन की चतुराई, तो वो देख लीजिए। एक लघु कहानी संग्रह है 1996, लिख लीजिए। लघु कहानी संग्रह 1996। तो दुविधा और अलेगू हिटलर लिख लीजिए। दुविधा अलेगू हिटलर, ये सब है। तो देखिए जन्म की बात करते हैं सबसे पहले। तो जन्म देखिए 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर, 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर। प्रसिद्ध कृतियां हैं बातारी फुलवारी लोक कथा 1960, लोक कथा 1960, और बापू के 3 हत्यारे आलोचना 1948, चौधरायन की चतुराई लघु कहानी संग्रह 1996, और दुविधा अलेगू हिटलर ये क्या है? ये है विजयदान देथा की प्रसिद्ध प्रसिद्ध कृतियां। तो देखिए एक बार फिर से, जन्म है 1 सितंबर 1926 बोरुंदा जोधपुर। तो देखिए प्रसिद्ध कृतियां बातारी फुलवारी लोक कथा 1960, बापू के 3 हत्यारे आलोचना 1948, और चौधरायन की चतुराई लघु कहानी संग्रह 1996, दुविधा अलेगू हिटलर आदि ये क्या है? विजयदान देथा की प्रसिद्ध कृतियां हैं। आगे देखिए, इसी में देखना है। तो देखिए आगे लिखिए, ये रूपारायण संस्था, ये रूपायन संस्था बोरुंदा के सह संस्थापक भी हैं। लिखिए ये रूपायन संस्थान, ये रूपायन संस्था के सह संस्थापक है, संस्थापक भी हैं। तो देखिए ये रूपायन संस्था के सह संस्थापक भी है। तो बीजी उपनाम से प्रसिद्ध देथा को 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 ईस्वी में, और भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार 2002 में, बिहारी पुरस्कार है 6 में, 2006 में चूड़ामणि पुरस्कार है 7 में। तो ये सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये बात लिखेंगे। तो लिखिए बीजी उपनाम से प्रसिद्ध देथा को, उपनाम लिख लीजिए। कौन सा लिखेंगे उपनाम? बीजी। तो लिख लीजिए उपनाम, उपनाम, उपनाम में लिखिए बीजी, उपनाम में लिखिए बीजी। तो देखिए 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार लिखिए। तो पुरस्कार में देखिए 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे लिखिए 2002 ईस्वी में बिहारी पुरस्कार, लिखिए 2002 ईस्वी में बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार 2006 ईस्वी में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, लिखिए 2006 ईस्वी में
2006 ईस्वी में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार। साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार। आगे देखिए 2007 में पद्मश्री पुरस्कार। लिखिए 2006 में तो लिख लिया साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, तो अब लिख लीजिए 2007 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार। 2007 में पद्मश्री पुरस्कार। और 2012 में राजस्थान रत्न। लिख लीजिए 2012 में राजस्थान रत्न। तो देखिए विजयदान देथा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विजयदान देथा। तो ये रूपायन संस्था के सह संस्थापक भी हैं। उपनाम है बीजी। उपनाम क्या है? बीजी। तो 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री पुरस्कार, 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। एक बार फिर से देखिए, उपनाम है इनका बीजी। उपनाम बीजी। और ये रूपायन संस्था के संस्थापक है। तो 1974 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री पुरस्कार, 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार। तो इन्हें इनसे सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, आगे देखिए तो उनकी एक फिल्म की बात करते हैं। लिखिए इनकी एक लोक कथा पर। एक लाइन और है, बस लिख लीजिए। लिखिए इनकी एक लोक कथा पर। इनकी एक लोक कथा पर। लोक कथा पर मणिकौल से पहले द्विधा फिल्म बनाई गई। मणिकौल से पहले लिख लीजिए दुविधा फिल्म बनाई गई। दुविधा फिल्म बनाई गई। दुविधा फिल्म बनाई गई। फिर इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहली नामक फिल्म बनाई। लिख लीजिए फिर इसी कथा पर अमोल पालेकर ने। लिखिए अमोल पालेकर। अमोल पालेकर ने पहेली नामक फिल्म बनाई। फिल्म बनाई। तो देखिए विजयदान देथा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? विजयदान देथा। तो इनकी एक लोक कथा पर मणिकौल से पहले द्विधा फिल्म बनाई गई। और इसी कथा पर अमोल पालेकर ने पहेली नामक फिल्म बनाई। आगे देखिए कन्हैयालाल सेठिया। लिख लीजिए कन्हैयालाल सेठिया। सेठिया। तो देखिए लोकप्रिय गीत धरती धोयारी और अमर लोकप्रिय गीत पाथल और पीथल की यशस्वी रचयिता साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म जो है 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ में कहा? चूरू में। तो लिखिए सुजानगढ़ चूरू में हुआ। तो लिखिए लोकप्रिय गीत।
लोकप्रिय गीत धरती धोरारी, धरती धोरारी। और अमर लोकप्रिय गीत लिखे और अमर लोकप्रिय गीत। अमर लोकप्रिय गीत पाथल और पीथल के यशस्वी रचयिता, पाथल एवं पीथल के यशस्वी रचयिता, लिखे यशस्वी रचयिता। साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म, साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को, 11 सितंबर 1900। अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सारी बात एक में ही आ गई। तो लिखिए राजस्थान के सुजानगढ़, सुजानगढ़ कहाँ पड़ता है? चूरू में। तो सुजानगढ़ लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिखना चाहे वो चूरू में हुआ। तो देखिए कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया तो लोकप्रिय गीत धरती धोरारी और अमर लोकप्रिय गीत पाथल एवं पीथल, पाथल एवं पीथल कि तो इनकी रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को हुआ। कहाँ हुआ? सुजानगढ़ चूरू में हुआ। तो कन्हैयालाल सेठिया लोकप्रिय गीत धरती धोरारी और पाथल एवं पीथल के रचयिता साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का जन्म 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़, सुजानगढ़ कहाँ? चूरू में हुआ। तो आगे बात करेंगे स्वामी केशवानंद, जिन्हें शिक्षा संत भी कहा जाता है। देखिए स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंद, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।